नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और मुझे लगता है एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसा मुद्दा जो सीधे तौर पर भारत के भविष्य से जुड़ा है। बिल्कुल। हमारे पास चेन्नई के प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की मैगजीन प्री सेंस का जनवरी 2026 का संस्करण है। और इसमें विजनरी टाइटन्स नाम से एक नई सीरीज शुरू हुई है। हाँ, और इसकी पहली ही कड़ी में संपादक प्रियदर्शिनी राहुल ने जयपुर की सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट प्रोफेसर अरुणंशु हल्दर से एक कमाल की बातचीत की है। और ये बातचीत इसलिए भी खास है क्योंकि प्रोफेसर हल्दर कोई आम एकेडमिक शख्सियत नहीं है। सही बात है। उन्होंने अपनी जिंदगी के 32 साल टाटा स्टील जैसी कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को दिए हैं। वो आईआईटी कानपुर से पीएचडी हैं, मेटलर्जिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत चुके हैं। और अब वो अपने इंडस्ट्री का इतना विशाल अनुभव लेकर शिक्षा की दुनिया में आए हैं। हाँ, उनका मिशन साफ है, इंडस्ट्री और हमारी यूनिवर्सिटीज के बीच की जो खाई है उसे पाटना। तो आज हम इसी इंटरव्यू के परतों को खोलेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में हमारी यूनिवर्सिटीज सिर्फ डिग्री बांटने की जगह देश के लिए इनोवेशन का इंजन बन सकती हैं। चलिए इस गहरी चर्चा में उतरते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो मेरे मन में यही आता है कि कोई इंसान इंडस्ट्री में इतने ऊंचे पद पर इतने लंबे समय तक काम करने के बाद अचानक एक यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहेगा? इस बड़े बदलाव के पीछे उनकी सबसे बड़ी सोच क्या है? देखिए, उनकी सोच का आधार एक बहुत ही सीधी और सच्ची बात है। वो मानते हैं कि भारत एक ज्ञान और इनोवेशन वाली अर्थव्यवस्था बनने की बातें तो बहुत करता है। हाँ, बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हमारी पढ़ाई लिखाई का सिस्टम इंडस्ट्री की असली जरूरतों से जुड़ ना जाए। अच्छा। वो कहते हैं कि दोनों के बीच एक मजबूत पुल बनाने की जरूरत है, कोई कच्चा रास्ता नहीं। और इस पुल को बनाने के लिए उन्होंने 5 मजबूत खंभों का, मतलब 5 रणनीतिक स्तंभों का एक पूरा ढांचा तैयार किया है। 5 स्तंभ, ये सुनने में तो बहुत व्यवस्थित लग रहा है। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला स्तंभ क्या है? पहला स्तंभ है ब्लेंडेड करिकुलम। ब्लेंडेड करिकुलम। हाँ, इसका मतलब है कि कोर्स का मान लीजिए 30 से 40% हिस्सा सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं बल्कि एप्लीकेशन पर आधारित होगा। मतलब प्रैक्टिकल पर। बिल्कुल। छात्र सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे बल्कि केस स्टडीज, प्रोसेस मैपिंग और असली फैक्ट्रियों या कंपनियों में जाकर देखेंगे कि वो ज्ञान असल में काम कैसे करता है। मतलब करके सीखना। ये बात तो हम सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर कागज पर ही रहती है। सही बात है, लेकिन दूसरा स्तंभ इसे और मजबूत बनाता है। वो कैसे? दूसरा स्तंभ शायद सबसे क्रांतिकारी है। उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी के एकेडमिक और इंडस्ट्री सलाहकार बोर्ड में 40 से 50% सदस्य सीधे इंडस्ट्री से होने चाहिए। एक मिनट, 40 से 50%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, आज के दौर में तो इंडस्ट्री के लोगों को बस गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाया जाता है। बिल्कुल। क्या इससे शिक्षा बहुत ज्यादा कमर्शियल नहीं हो जाएगी? या फिर यही वो जरूरी कदम है जो अब तक किसी ने नहीं उठाया? यही तो इस बदलाव को दिलचस्प बनाता है। प्रोफेसर हल्दर का मानना है कि यही वो कड़वी दवाई है जिसकी आज जरूरत है। जब इंडस्ट्री के लोग फैसला लेने की प्रक्रिया में शामिल होंगे तभी तो कोर्स असल दुनिया के हिसाब से बदलेगा, वरना हम वही 20 साल पुराना सिलेबस पढ़ाते रहेंगे। और कंपनियां शिकायत करती रहेंगी कि उन्हें काम के लायक ग्रेजुएट नहीं मिल रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये कमर्शियलाइजेशन नहीं, ये प्रासंगिकता है। समझ गया। मतलब सिलेबस को अप टू डेट रखने का ये एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। और तीसरा स्तंभ इसी सोच को और आगे ले जाता है। इसमें इंडस्ट्री के माहिर लोग सिर्फ सलाह नहीं देंगे बल्कि सीखने की प्रक्रिया के सह निर्माता बनेंगे। सह निर्माता मतलब वो कुछ मॉड्यूल छात्रों के साथ मिलकर पढ़ाएंगे, एक्सपर्ट सेशन लेंगे। ये वैसा नहीं है कि कोई 1 घंटे का लेक्चर देकर चला गया। यहाँ तो बात हो रही है उन्हें कोर्स का हिस्सा बनाने की। अच्छा, तो ये तो वाकई बड़ा फर्क है। जी। इससे छात्रों को वो नजरिए मिलेंगे जो किताबों में है ही नहीं। सही पकड़ा आपने। और रिसर्च, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी की रीढ़ तो रिसर्च ही होती है। चौथा स्तंभ उसी पर होगा। एकदम सही। चौथा स्तंभ है जॉइंट रिसर्च। सभी फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स में इंडस्ट्री की भागीदारी अनिवार्य होगी। अनिवार्य? हाँ, अनिवार्य। मास्टर्स के 50% रिसर्च असली इंडस्ट्रियल डेटा सेट पर आधारित होंगे। पीएचडी के विषय भी ऐसे होंगे जिनकी इंडस्ट्री को आज जरूरत है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन या एआई का इस्तेमाल। मतलब रिसर्च सिर्फ डिग्री के लिए नहीं
बल्कि देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए होगी। बिल्कुल। और इन सबको एक साथ बांधने वाला पांचवां स्तंभ क्या है? पांचवा स्तंभ इन सबको जमीनी हकीकत से जोड़ता है। छात्रों के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप और साथ ही फैकल्टी यानी प्रोफेसर्स के लिए भी इंडस्ट्री में जाकर काम करने के कार्यक्रम। ये बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो पढ़ा रहे हैं उन्होंने खुद 15-20 साल से इंडस्ट्री की शक्ल नहीं देखी होती। ये स्तंभ सुनिश्चित करेगा कि छात्र और शिक्षक दोनों ही आज की हकीकत से वाकिफ रहें। ये तो वाकई एक पूरा 360 डिग्री मॉडल लगता है। लेकिन ये एक और सवाल है। पूछिए। भारत में इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज के बीच अक्सर MOU साइन होते हैं, बड़े बड़े समझौते होते हैं, फोटो खिंचती है, लेकिन प्रोफेसर हल्दर कहते हैं कि अक्सर सिर्फ कागज पर ही रह जाते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। तो इस पर उनका क्या कहना है? यहाँ वो एक बहुत चुभने वाली लेकिन सच्ची बात कहते हैं। उनका मानना है कि हमें इरादे जताने वाली पार्टनरशिप से आगे बढ़कर जवाबदेही वाले इकोसिस्टम की तरफ जाना होगा। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। हाँ, वो कहते हैं कि सफलता समझौते पर दस्तखत करने में नहीं, बल्कि उसकी लगातार निगरानी करने में है। ज्यादातर MOU सिर्फ एक अच्छी मंशा का दस्तावेज बनकर रह जाते हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन है? भारत में रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। क्या कोई यूनिवर्सिटी किसी बड़ी कंपनी से साइन किया हुआ MOU सिर्फ इसलिए रद्द कर देगी कि नतीजे नहीं आए? देखिए, मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। और प्रोफेसर हल्दर इसके लिए एक ठोस रास्ता सुझाते हैं। क्या रास्ता है? वो कहते हैं कि हर MOU को परिणाम आधारित बनाओ। उसमें साफ साफ लिखो कि अगले 12 से 18 महीनों में कितने जॉइंट प्रोजेक्ट्स होंगे, कितने प्रोटोटाइप बनेंगे या कितने पेटेंट फाइल होंगे। अच्छा, मतलब क्वांटिफाइबल गोल्स। बिल्कुल। हर 3 महीने में उसकी समीक्षा करो और अगर कोई पार्टनरशिप काम नहीं कर रही तो उसे खत्म करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि सहयोग अनुशासित होना चाहिए, सिर्फ औपचारिक नहीं। मतलब दोस्ती अपनी जगह और काम अपनी जगह। ये तो एक कॉर्पोरेट माइंडसेट है जिसे वो एकेडमिक दुनिया में लाना चाहते हैं। हाँ, और इसके साथ ही वो एक और जरूरी बात जोड़ते हैं। वो क्या है? कि रिसर्च का एजेंडा भी बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। उसे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आसपास बनाया जाना चाहिए। जैसे अगर देश ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रहा है तो रिसर्च भी उसी दिशा में होनी चाहिए। सही बात है। इससे रिसर्च सिर्फ एक एकेडमिक अभ्यास नहीं रह जाता। हाँ, वो देश की तरक्की का हिस्सा बन जाता है। अब बात करते हैं प्रोफेसर हल्दर की अपनी विशेषज्ञता की। वो खुद मेटलर्जी यानी धातु कर्म के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि भारत एडवांस्ड मटेरियल्स के क्षेत्र में दुनिया का लीडर बन सकता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा दावा है। और इसके पीछे उनका क्या विजन है? उनका विजन एक राष्ट्रीय मिशन बनाने का है। वो कहते हैं कि जैसे हमने स्पेस या सेमीकंडक्टर के लिए मिशन मोड में काम किया है, वैसा ही एक नेशनल एडवांस्ड मटेरियल्स प्रोग्राम शुरू करने की जरूरत है। नेशनल एडवांस्ड मटेरियल्स प्रोग्राम। हाँ, ये प्रोग्राम एडवांस्ड स्टील, हल्की मिश्र धातुओं और भविष्य की जरूरत वाले मटेरियल्स पर फोकस करे। और इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? सिर्फ एक प्रोग्राम बना देने से तो कुछ नहीं होता। सही सवाल। इसके लिए वो रीजनल इनोवेशन क्लस्टर बनाने की बात करते हैं। क्लस्टर? सोचिए, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्य खनिजों से भरे पड़े हैं। क्यों ना वहीं पर यूनिवर्सिटी, R&D लैब्स, स्टार्टअप्स और टेस्टिंग सुविधाओं का एक पूरा जाल, एक इकोसिस्टम बना दिया जाए। अच्छा, मतलब जहां रॉ मटेरियल है वहीं पर वैल्यू एडिशन भी हो। बिल्कुल। उनका सबसे बड़ा जोर इसी बात पर है कि भारत को सिर्फ कच्चा माल बेचने वाला देश नहीं बनना है, हमें टेक्नोलॉजी बेचने वाला देश बनना है। ये विजन तो बहुत शानदार है, लेकिन यहीं एक मुश्किल सवाल खड़ा होता है जिसे प्रियदर्शिनी ने भी इंटरव्यू में उठाया था। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी तो इनोवेशन और R&D पर बहुत जोर दिया था। फिर भी आज देश के सबसे प्रतिभाशाली युवा कोर R&D के बजाय सर्विस सेक्टर या IT की तरफ क्यों भागते हैं? कहाँ कमी रह गई? और इसका जवाब प्रोफेसर हल्दर बहुत गहराई से देते हैं। वो कहते हैं कि ये प्रतिभा की कमी नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि हमारे सिस्टम में ही कुछ ऐसी गड़बड़ है जो लोगों का हौसला तोड़ देती है। इसे वो सिस्टमिक डिसइंसेंटिव्स कहते हैं। सिस्टमिक डिसइंसेंटिव्स मतलब व्यवस्था में ही कुछ कमी है। हाँ, उन्होंने 3 मुख्य कारण बताए हैं। मैं इन्हें समझना चाहूंगा। पहला, ज्यादातर भारतीय कंपनियां नई टेक्नोलॉजी खुद बनाने के बजाय बाहर से खरीदना पसंद करती हैं। हाँ, ये तो है। तो वो R&D को एक खर्चे की तरह देखती हैं, निवेश की तरह नहीं। जब कंपनी ही R&D को महत्व नहीं देगी तो युवा उसमें अपना भविष्य क्यों देखेगा? सही बात है। और दूसरा,
दूसरा, संस्थानों के अंदर भी इनोवेशन की कद्र नहीं है। एक बेहतरीन रिसर्चर और एक औसत काम करने वाले को अक्सर एक ही तराजू में तौला जाता है, कोई खास इनाम या पहचान नहीं मिलती। और तीसरा? तीसरा, भारत में इनोवेशन व्यक्ति संचालित है। कोई एक दो जुनूनी लोग कुछ कर लेते हैं, लेकिन एक सिस्टम के तौर पर, एक संगठित मिशन के तौर पर ये नहीं होता। ये तो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। तो इसका समाधान क्या है? उनका सबसे बड़ा और शायद सबसे साहसिक सुझाव है रिसर्च फंडिंग का लोकतंत्रीकरण। लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेटाइजेशन। हाँ, वो बताते हैं कि आज देश की 80 से 90% सरकारी रिसर्च फंडिंग सिर्फ कुछ गिने चुने बड़े संस्थानों को मिल जाती है। 80 से 90%? हाँ, इससे हजारों दूसरी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जो प्रतिभा छिपी है, वो बिना मौके के ही दम तोड़ देती है। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन क्या इसका लोकतंत्रीकरण व्यावहारिक है? जो बड़े संस्थान हैं, क्या वो इसका विरोध नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, लेकिन प्रोफेसर हल्दर का प्रस्ताव इस विरोध को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वो कहते हैं कि एक यूनिफाइड नेशनल रिसर्च फंड बनाओ, जहाँ कोई भी संस्थान, चाहे वो कितना भी छोटा या नया हो, सिर्फ अपने आइडिया की ताकत पर आवेदन कर सके। और सबसे जरूरी बात, जब प्रोजेक्ट का मूल्यांकन हो तो पीयर रिव्यू के दौरान संस्थान का नाम छुपा दिया जाए, सिर्फ आइडिया को परखा जाए, नाम को नहीं। अरे वाह! और साथ ही उन्होंने उभरती हुई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए 20 से 30% का कोटा रखने का भी सुझाव दिया है। मतलब आइडिया की जीत होगी, ब्रांड की नहीं। ये तो सच में खेल बदल सकता है। बिल्कुल। अब अगर संस्थानों के अंदर की बात करें तो आइडियाज को असली डीप टेक स्टार्टअप में बदलने के लिए यूनिवर्सिटी के भीतर क्या बदलाव जरूरी हैं? इसके लिए उन्होंने 3 स्तरों पर बदलाव की बात की है। पहला है संरचनात्मक, यानी स्ट्रक्चरल चेंज। कैसा चेंज? हर यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब बनाए जाएं। ये सिर्फ एक कमरा नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह हो जहां फैकल्टी, छात्र और इंडस्ट्री के लोग मिलकर प्रोटोटाइप बना सकें, जहां उन्हें एडवांस मशीनें और शुरुआती सीड फंडिंग भी मिले। ठीक है। और दूसरा स्तर संस्कृति का है, जिसे बदलना शायद सबसे मुश्किल होता है। हाँ, बिल्कुल। दूसरा है सांस्कृतिक बदलाव। मानसिकता को नौकरी खोजने वालों से बदलकर टेक्नोलॉजी बनाने वालों की तरफ ले जाना होगा। और इसके लिए असफलता को सामान्य मानना होगा। हमें ये समझना होगा कि हर आइडिया सफल नहीं होता, लेकिन हर कोशिश सिखाती है। और साथ ही फैकल्टी को सिर्फ रिसर्च पेपर छापने के लिए नहीं, बल्कि पेटेंट फाइल करने और स्टार्टअप्स को मेंटर करने के लिए भी इनाम मिलना चाहिए। और तीसरा स्तर इन सबको बाजार से जोड़ता होगा, है ना? हाँ, तीसरा इकोसिस्टम का स्तर है। आइडिया को लैब से मार्केट तक ले जाने के लिए इंडस्ट्री मेंटर्स और निवेशकों से शुरू में ही जुड़ना जरूरी है। ये सब नई शिक्षा नीति NEP 2020 के मल्टी डिसिप्लिनरी सीखने के विचार से भी जुड़ता है। हाँ, काफी हद तक। लेकिन अक्सर यूनिवर्सिटीज में अलग अलग विभाग अपनी अपनी दुनिया में काम करते हैं। इन दीवारों को कैसे तोड़ा जा सकता है? उनका तरीका बहुत व्यावहारिक है। वो कहते हैं कि विभागों को खत्म करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके बीच उद्देश्य संचालित पुल बनाने की जरूरत है। उद्देश्य संचालित पुल? हाँ, और इसके लिए उन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टूडियो बनाने का सुझाव दिया है। इंटरडिसिप्लिनरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टूडियो, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। यह कैसे काम करेगा? कल्पना कीजिए एक ऐसा स्टूडियो जहां इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर और समाजशास्त्र के छात्र मिलकर भारत के किसी गांव के लिए स्मार्ट खेती का मॉडल बना रहे हैं। वाओ! या ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए कोई सस्ता उपकरण डिजाइन कर रहे हैं। जब समस्या असली और बड़ी होती है तो विभागों की सीमाएं अपने आप टूट जाती हैं। मतलब असली दुनिया की समस्याएं किसी एक विषय की नहीं होती, तो उनके समाधान भी किसी एक विभाग से नहीं आ सकते। बिल्कुल सही। ये इंटरडिसिप्लिनरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टूडियो का आइडिया तो कमाल का है। मतलब छात्र असल में देश की समस्याओं को सुलझाएंगे, वो भी सब मिलकर। हाँ, यही सोच है। उन्होंने टीम साइंस का भी जिक्र किया है। इसका क्या मतलब है? ये टीम साइंस कुछ वैसा ही है जैसे एक बड़ी फिल्म बनती है। डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर सब मिलकर काम करते हैं। हाँ, सब अपने अपने काम में माहिर होते हैं, लेकिन जब तक सब मिलकर एक साथ काम नहीं करते, एक बेहतरीन फिल्म नहीं बन सकती। प्रोफेसर हल्दर कहते हैं कि साइंस में भी अब यही जरूरी है। मतलब ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन या स्वास्थ्य जैसी बड़ी चुनौतियों को कोई एक वैज्ञानिक या एक विभाग अकेले हल नहीं कर सकता। दुनिया की सबसे बड़ी खोजें अब टीमों में हो रही हैं। तो इस संस्कृति को हमारी शिक्षा में कैसे लाया जाए? इसे ग्रेजुएशन के स्तर से ही शुरू करना होगा।
छात्रों को टीम आधारित प्रोजेक्ट्स देने होंगे। फैकल्टी के मूल्यांकन में भी उनके सहयोगी रिसर्च और जॉइंट पेटेंट्स को महत्व देना होगा। मतलब हमें हीरो बनाने की संस्कृति से हटकर बेहतरीन टीमें बनाने की संस्कृति की ओर बढ़ना होगा। एकदम सही। और आखिर में आज का सबसे बड़ा विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, शिक्षा और इनोवेशन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पर उनका दृष्टिकोण बहुत संतुलित और भविष्य को देखने वाला है। वो साफ कहते हैं कि एआई इंसान की बुद्धि की जगह नहीं लेगा, बल्कि उसे कई गुना बढ़ा देगा। शिक्षा में ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग को मुमकिन बनाएगा, यानी हर छात्र अपनी रफ्तार से सीख सकेगा। अच्छा। इससे रटने की जरूरत खत्म होगी और ध्यान असली समझ, रचनात्मकता और समस्या को सुलझाने पर होगा। टीचर का रोल सिर्फ जानकारी देने वाले से बदलकर एक मेंटर का हो जाएगा। और इनोवेशन में एआई की क्या भूमिका होगी? बल्कि एआई की सहायता से सीखना होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। हमें छात्रों को एआई के साथ मिलकर सोचना सिखाना है, ना कि अपनी सोचने की क्षमता को ही एआई को आउटसोर्स कर देना है। और यहीं पर उन्होंने इंटरव्यू की सबसे शक्तिशाली बात कही है। क्या कहा है उन्होंने? एआई शिक्षकों की जगह नहीं लेगा, लेकिन एआई का प्रभावी ढंग से उपयोग करने वाले शिक्षक उन शिक्षकों की जगह जरूर ले लेंगे जो ऐसा नहीं करते। ये तो बहुत गहरी बात है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो इसका क्या मतलब निकलता है? हमने प्रोफेसर हल्दर के एक ऐसे विजन को समझा जो सिर्फ किताबी नहीं बल्कि एक्शन पर आधारित है। हाँ, एक ऐसा खाका जो भारतीय शिक्षा को इंडस्ट्री से जोड़ता है, उसे परिणाम केंद्रित बनाता है और इनोवेशन को कुछ बड़े संस्थानों की जागीर ना मानकर पूरे देश में फैलाना चाहता है। बिल्कुल। ये सोच नौकरी खोजने वाले से टेक्नोलॉजी बनाने वाले की मानसिकता में बदलाव लाने का एक रोड मैप है। सही। उनका मानना है कि यूनिवर्सिटीज को सिर्फ डिग्री देने वाली फैक्ट्रियां नहीं, बल्कि राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण करने वाले पावर हाउस बनना चाहिए। और अंत में हम सभी के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। प्रोफेसर हल्दर रिसर्च फंडिंग के लोकतंत्रीकरण की बात करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे छोटे शहरों के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में बैठे किसी छात्र या प्रोफेसर के शानदार आइडिया को सिर्फ इसलिए मौका ना मिले क्योंकि वो किसी बड़े नामी संस्थान से नहीं है, तो देश का कितना बड़ा नुकसान होता है। सही बात है। अगर उनके आइडियाज को भी सिर्फ योग्यता के आधार पर परखा जाए तो हमारे देश में कितनी छुपी हुई प्रतिभा सामने आ सकती है।